हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेयर पॉइंट। आज हम एक नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम निम्न टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के जो टॉपिक हैं वो ये हैं: विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल और इसकी कार्यप्रणाली, इलेक्ट्रोड विभव, सेल विभव और विभवांतर। इन सभी के बारे में आज हम जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं विद्युत रसायन। विद्युत रसायन आखिर होता क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो अंतर परिवर्तन होता है, इनका अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत रसायन जो है वो, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो हम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो है वो हम कहते हैं कि सेल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा होता है विद्युत अपघटनी सेल, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आज की वीडियो में हम विद्युत रासायनिक सेल जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। विद्युत अपघटनी सेल हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन दोनों की परिभाषाएं हम यहाँ देखेंगे। देखिए, विद्युत रासायनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है वो होता क्या है? तो हम कह सकते हैं कि ऐसा सेल जिसमें जो रासायनिक ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा जो है वो किस में चेंज हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में। तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो नाम देते हैं। ये देखिए इसकी परिभाषा। तो हम कह सकते हैं कि वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। दूसरा देखिए, एग्जाम्पल्स इसके हम बता सकते हैं। गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल या फिर डैनियल सेल भी हम इन्हें कहते हैं। विद्युत अपघटनी सेल का यदि हम कहें तो विद्युत रासायनिक सेल तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, लेकिन विद्युत अपघटनी सेल जो है वो क्या करता है? जो विद्युत ऊर्जा होती है उस विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज कर देता है? रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। ध्यान रखेंगे दोनों परिभाषाएं, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं हम विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल की कार्यप्रणाली समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं डैनियल सेल का। देखिए इसकी बनावट के बारे में देखिए। इस सेल में क्या होते हैं? दो पात्र होते हैं। ये एक पात्र बनाया मैंने और ये दूसरा पात्र मैंने बनाया। इस एक पात्र में हम क्या करते हैं? जिंक धातु की छड़ जो है वो लगा देते हैं। किसकी छड़ है ये? जिंक धातु की छड़। और इस छड़ को जिस विलियन में रखते हैं वो विलियन होता है ZnSO4 जिंक सल्फेट का होता है। और जो दूसरा पात्र होता है उसमें हम एक छड़ लेते हैं, वो छड़ होती है कॉपर की। और इसमें जो विलियन होता है वो होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट का होता है। ओके, और उसके बाद में हम क्या करते हैं? इन दोनों छड़ों को एक धात्विक तार द्वारा जोड़ देते हैं और यहाँ पर इन दोनों पात्रों को जोड़ने के लिए एक उल्टे यू आकार की नली लगाई जाती है, जिसे कहा जाता है लवण सेतु। जिसे हम क्या कहते हैं? लवण सेतु नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो जिंक धातु वाली छड़ है यह यहाँ पर नेगेटिव पोल का काम करती है और ये वाली छड़ यहाँ किसका काम करती है? पॉजिटिव का। यह कैथोड होता है और ये यहाँ पर क्या होता है? एनोड होता है। ठीक है, तो यह इसकी बनावट है। दो सेल हैं, दोनों में एक में जिंक धातु की छड़ है और एक में कॉपर धातु की छड़, और दोनों को उनके धातु आयनों के विलीन यानी कि एक को जिंक सल्फेट में और एक को कॉपर सल्फेट में जोड़ते हैं। और फिर इन दोनों पात्रों को हम लवण सेतु यानी कि उल्टे यू आकार की नली से जोड़ देते हैं। यह बनावट हो गई किसकी? डैनियल सेल की। आगे इसकी कार्यप्रणाली और बनावट्स को हम देखते हैं। सबसे पहले हम कहें कि इसमें कितने पात्र होते हैं? दो पात्र, जैसा कि मैंने अभी बताया था। एक पात्र में जिंक धातु की छड़ होती है और दूसरे में क्या होती है? कॉपर सल्फेट की। और दोनों को उनके विलयन में यानी कि जिंक धातु को ZnSO4 और कॉपर धातु को CuSO4 के विलयन में हम डुबो कर रख देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं? इन दोनों अर्ध सेल की छड़ों को
धात्विक तार से जोड़ देते हैं, यानी कि कॉपर और जिंक छड़ को धात्विक तार से हम बाह्य परिपथ के थ्रू जोड़ देते हैं। और दोनों जो अर्ध सेल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, लवण सेतु से जोड़ देते हैं। ध्यान रखें, लवण सेतु जो है वो एक उल्टे यू आकार की, या यूँ कह सकते हैं यू आकार की नली होती है, और इसके अंदर KCl है, KNO3 है, या फिर अमोनियम क्लोराइड है, या फिर एगार एगार जेली पेस्ट आता है, वो जो है इसके अंदर भरा होता है। यहाँ आप मुख्य रूप से दो बातें ध्यान में रखेंगे। एक तो लवण सेतु जो है वो किन से बना होता है, या लवण सेतु में जो विद्युत अपघट्य भरा होता है वो क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, KCl है, KNO3 है, अमोनियम क्लोराइड है, या फिर एगार एगार पेस्ट है। ठीक है। दूसरी बात, लवण सेतु के दो कार्य होते हैं। पहला कार्य तो क्या है कि ये परिपथ को पूर्ण करता है। ठीक है। और दूसरा कार्य क्या है कि यह जो है वह अर्ध सेलों में, यानी कि आयनों की सांद्रता को यह बराबर करता है, संतुलित बनाए हुए रखता है। तो ये इसके मुख्य रूप से दो कार्य हैं। पहला कार्य हो गया इसका परिपथ को पूर्ण करना, और दूसरा आयनों की सांद्रता को बराबर या संतुलित बनाए रखना। ठीक है। ये देखिए इसका चित्र, देखिए इसका चित्र। यहाँ एक पात्र है, उस पात्र में जिंक सल्फेट और उसमें जिंक धातु की छड़। दूसरा पात्र कॉपर सल्फेट में, और उसमें कॉपर धातु की छड़, ये कॉपर धातु की छड़, ये जिंक धातु की छड़। ठीक है। दोनों को हमने एक तार के द्वारा जोड़ दिया, और यहाँ एक साल्ट ब्रिज, ध्यान रखिए साल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु। मान लिया इसमें KCl जो है वो भर रखा है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके से ये जो बना है, ये तो क्या हो गया, डेनियल सेल हो गया। यह जो जिंक धातु की छड़ है ये किसका काम करती है, यहाँ पर एनोड का काम करती है। यहाँ पर यह जो जिंक धातु होती है यह अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 के रूप में इस तरीके से आ जाती है। तो जिंक का यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ कॉपर क्या करती है, Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बना लेता है Cu, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए यहाँ हो गया अपचयन। ठीक है। अब देखिए इसकी कार्य प्रणाली जो है वो भी हम यहाँ चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, जैसा कि हमने कहा, जिंक पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण होता है। जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो देख सकते हो आप, बाह्य परिपथ से होते हुए कहाँ जाता है, कैथोड पर जाता है, यानी कि कॉपर छड़ के पास जाता है। और इस विलयन में CuSO4 यानी कि जो Cu+2 आयन होते हैं, ये Cu+2 आयन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किस में बदल जाते हैं, कॉपर धातु में अपचयित हो जाते हैं। और ये कॉपर धातु यहाँ इस पात्र पर, इस छड़ पर आकर इकट्ठी होती जाती है। ठीक है। और यहाँ से ये जो जिंक धातु है, ये जिंक धातु मैंने बताया था Zn+2 के रूप में विलयन में आ जाती है, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करती है, फ्री करती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री करती है ये इस परिपथ से होते हुए यहाँ आते हैं, और विलयन के अंदर जो Cu+2 आयन होते हैं वे इन्हें ग्रहण करते हैं और कॉपर धातु में अपचयित होते हैं, और ये कॉपर धातु यहाँ छड़ पर आकर इकट्ठी हो जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती जाती है। अब यहाँ पर देखिए, जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, और यहाँ कॉपर आयनों की सांद्रता घट जाती है। तो ये जो साल्ट ब्रिज है, लवण सेतु है, यह आयनों की सांद्रता को बराबर रखता है। इधर प्लस ज़्यादा हो गए तो माइनस आयन इधर भेजता रहता है, और इधर यदि प्लस आयन ज़्यादा हो गए, कम हुए, तो इधर माइनस आयन भेज देता है, यानी कि दोनों तरफ आयनों की मात्रा को यह बराबर रखता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ इस दिशा में जा रहे हैं, तो धारा जो है वो इसकी अपोजिट दिशा में, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक छड़ से कॉपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है। तो धारा जो है वो कॉपर से किधर जाएगी, जिंक छड़ की ओर जाएगी, यानी कि हम जानते हैं कि धारा जो है वो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में बहती है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी कार्य प्रणाली हमने यहाँ पढ़ी, इसकी संरचना जो है वो मैंने यहाँ समझाई। शायद आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। कार्य प्रणाली। अब देखिए, यहाँ पर कार्य प्रणाली के अंतर्गत हम यहाँ कहेंगे कि कॉपर की तुलना में जिंक जो है वो होती है अधिक सक्रिय होती है, और अधिक सक्रिय होने के कारण ये क्या करती है, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो त्याग देती है, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 के रूप में विलयन में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर Zn जो है उस छड़ पर क्या रह जाते हैं, इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं। वही इलेक्ट्रॉन उसने त्यागे हैं, तो आयन जो है Zn+2 वो तो विलयन में आ गए, और इलेक्ट्रॉन वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन
इस तरीके से यहाँ पर त्यागे जाते हैं। Zn का ऑक्सीकरण हुआ और इसे हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। दूसरा देखिए, Zn की छड़ का ऑक्सीकरण हो रहा है, देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है इसलिए ऑक्सीकरण हो रहा है। अतः जहाँ ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा। फिर देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यह है जिंक की छड़ पर रहने के कारण इसका सिरा जो है वो क्या हो जाता है, ऋण सिरा, यानी कि माइनस वाला सिरा होता है। अब जिंक छड़ के जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बाह्य परिपथ से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, कॉपर छड़ के पास चले जाते हैं। अभी मैंने उस चित्र में आपको समझाया था, और वहाँ पर जो कॉपर आयनों की सांद्रता जो है वो अधिक, इस प्रकार से उसे हम क्या कह सकते हैं, धन सिरा जो है वो कह सकते हैं। ओके, देखिए कॉपर की छड़ पर जो विलियन में है Cu+2 आयन, जैसा कि मैंने अभी बताया, विलियन के Cu+2 आयन इलेक्ट्रॉन लेते हैं और Cu में अपचयित हो जाते हैं, और अपचयन जहाँ होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि कैथोड पर हमेशा अपचयन होगा और एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। इसकी समीकरण जो है वो हम इस प्रकार से देख सकते हैं, विलियन के Cu+2 आयन और ये दो इलेक्ट्रॉन्स लिए और क्या हो गया, Cu में अपचयित हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी कार्यप्रणाली को हम यहाँ समझा सकते हैं। शायद आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद में आगे देखिए, अब यहाँ गैल्वेनी सेल से संबंधित कुछ टर्म्स जो है वो भी आप ध्यान में रखेंगे। गैल्वेनी सेल में जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स का मतलब यहाँ तात्पर्य है छड़ों से, ठीक है, छड़ों से जो अलग अलग पात्र में रखे जाते हैं। और ये जो अलग अलग पात्र होते हैं, इन अलग अलग पात्रों को हम क्या कहते हैं, अर्ध सेल जो है वो कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, अर्ध सेल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होता है और जिसका दूसरे का क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और जिसका अपचयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ये बातें मैंने पहले आपको बता दी थी। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को अर्ध सेल कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक पात्र है और इस पात्र में ये छड़ रख रखी है, छड़ यानी कि इलेक्ट्रोड कहते हैं हम। तो इस एक पात्र को हम कहते हैं अर्ध सेल, और ये जो दूसरा पात्र है इसको हम क्या कह देते हैं, दूसरा अर्ध सेल। और इन दोनों को मिलाने पर पूर्ण सेल जो है वो बन जाता है। ओके, फिर हम कहें कि इलेक्ट्रोड पर जो अभिक्रिया होती है उसे हम कहते हैं अर्ध सेल अभिक्रिया, और दोनों पर जो संपूर्ण अभिक्रिया होती है उसे कंप्लीट अभिक्रिया हम यहाँ नाम दे देते हैं। ओके, उसके बाद में देखिए, डेनियल सेल जो है वो एक प्रकार का क्या है, गैल्वेनी सेल है, और इसके अंदर जो कैथोड और एनोड पर जो अभिक्रिया होती है उसको हम यहाँ एक बार देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एनोड पर। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण किसका होता है, Zn का होता है, जहाँ पर Zn जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स त्यागता है और इस तरीके से Zn+2 के रूप में आ जाता है। ये दो इलेक्ट्रॉन त्यागे इसलिए यहाँ ऑक्सीकरण हो जाता है। दूसरा देखिए, कैथोड पर। कैथोड पर Cu+2 जो है वो दो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, इस जिंक के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, और इसका क्या हो जाता है यहाँ पर अपचयन। और इन दोनों को हम यदि मिला देते हैं तो कंप्लीट बनती है सेल अभिक्रिया, जो निम्न प्रकार है, Zn+Cu+2, और ये हो गया Cu और Zn+2। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि यह डेनियल सेल की कार्यप्रणाली इस प्रकार से, उसके अंतर्गत आप बनावट जो है वो और सेल में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं वो समझाकर आप उसका डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। अक्सर इसका जो डायग्राम है वो भी पूछा जाता है, और डेनियल सेल के अंदर कैथोड और एनोड पर होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं वो पूछी जाती है, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। आगे चलते हैं, सेल आरेख। अब देखिए, जो सेल आरेख है, यानी कि जो सेल अभिक्रिया के माध्यम से सेल को, आरेख को हम छोटे रूप में अगर दर्शाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल आरेख जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनी सेल को छोटे रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, सेल आरेख कहलाता है। ध्यान दें यहाँ पर क्या होता है।
अब देखिए ये जो गैल्वेनी सेल हमने बनाया है इसको सेल आरेख के रूप में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि एक चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, LOAN, लोन। L का मतलब हो गया लेफ्ट, O का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, A का मतलब हो गया एनोड और N का मतलब हो गया नेगेटिव पोल यानी कि ऋणात्मक सिरा। यानी कि सेल आरेख में आप ध्यान में रखेंगे कि एनोड जो है उसको हमेशा कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट साइड में, यानी कि इस साइड में रखा जाएगा, ठीक है। और उस पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, और उस पर नेगेटिव चार्ज। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, एनोड लेफ्ट साइड में रखा जाता है और उस पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, और चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव, ठीक है। ध्यान रखेंगे विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर चार्ज कौन सा होता है, माइनस होता है, ओके। तो देखिए इसमें लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके कुछ बिंदु हैं। सेल आरेख में एनोड बाईं ओर और कैथोड दाईं ओर लिखा जाता है, समझ गए होंगे अभी जैसा मैंने बताया। अब लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले एनोड को जब हम लिखते हैं तो धातु को पहले और धातु आयन को बाद में लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, और उसके बीच में, दोनों के बीच में क्या करते हैं, हम खड़ी रेखा खींचते हैं। जैसे डेनियल सेल है तो डेनियल सेल की समीकरण होती है Zn + Cu + 2 और Zn + 2 + Cu, ठीक है। तो सबसे पहले एनोड को बाईं ओर लिखते हैं। तो एनोड को लिखने का तरीका क्या है, पहले धातु को लिखते हैं, धातु कौन सी है, Zn है, ठीक है। फिर एक खड़ी लाइन खींचते हैं और फिर लिखते हैं धातु आयन। तो जिंक के साथ धातु आयन कौन सा है, Zn+2 है, ठीक है। तो ये धातु आयन यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं और इन दोनों को इस तरीके से हम खड़ी लाइन द्वारा, सिंगल खड़ी लाइन द्वारा अलग कर देते हैं, ठीक है। और अगर इनकी सांद्रता दे रखी हो तो ये सांद्रता आयनों के रूप में इस तरीके से कोष्टक में लिख देते हैं। ध्यान रखें मैंने सांद्रता है वो कितनी मानी है, 1 मोल मानी है। अगर मान लो 2 मोल हो तो यहाँ 2m आ जाएगा, 4 हो तो 4, 10 है तो 10। तो ये तो हमने लिख दिया किसको, एनोड को। अब कैथोड को कैसे लिखते हैं, देखिए ये इस तरीके से बता सकते हैं। कैथोड को लिखते समय पहले धातु आयन लिखते हैं और फिर धातु को लिखते हैं। तो पहले धातु आयन को लिख दिया यानी कि Cu+2 को, ठीक है। और फिर इसके कोष्टक में इसके सांद्रता लिख देते हैं और ये लाइन और ये धातु, ठीक है। ध्यान रखेंगे कैथोड दाईं ओर, एनोड बाईं ओर, ठीक है। अब कैथोड और एनोड को दोनों को समांतर रेखाओं के द्वारा अलग करते हैं और ये समांतर रेखाएं किसको दर्शाती है, लवण सेतु को। और सेल आरेख बनाते समय धातु और विलयन की भौतिक अवस्था को छोटे कोष्टक में हम लिख सकते हैं, यानी कि उनकी सांद्रता कितनी है, ठीक है, वो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और सेल आरेख बनाते समय उनकी सांद्रता जैसा कि मैंने बताया कोष्टक में लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम समझते हैं कि क्या होता है। जैसे एक सेल अभिक्रिया अभी जो हमने समझी थी, यानी कि कौन सी, Zn+Cu+2 और ये हो गया Zn+2 और ये हो गया Cu, ठीक है। ध्यान रखें यहाँ इस विलयन की सांद्रता कितनी ली है हमने, 1m। तो सबसे पहले एनोड है, एनोड जिंक धातु है तो जिंक धातु लिख दी। ध्यान रखें पहले धातु लिखेंगे और फिर उसके धातु आयन, खड़ी लाइन और फिर ये धातु आयन, +2 हो गया, ठीक है। ये +2, ठीक है। इसकी सांद्रता 1m, ये 1m, ठीक है। उसके बाद में 2 खड़ी लाइनें, ये 2 खड़ी लाइनें जो है वो लवण सेतु को दर्शाती हैं। अब चलते हैं कैथोड। तो इधर कैथोड क्या है, सबसे पहले धातु आयन, तो ये धातु आयन, ठीक है। और फिर इसकी सांद्रता 1m हो गई, फिर एक सिंगल खड़ी लाइन और ये धातु Cu। तो इस तरीके से इनको जो है वो दर्शाया जाता है। ये जो एक बन गया है वो क्या है, एक सेल आरेख है, ठीक है। समझ गए होंगे आप सभी। तो इस तरीके से सेल आरेख जो है वो बनाए जाते हैं। देखिए डेनियल सेल का सेल आरेख, ये जिंक और ये Zn+2। तो ये तो क्या हो गया, इस साइड में एनोड यानी कि लेफ्ट साइड में एनोड,
और ये 1 m इसकी सांद्रता हो गई, और इधर ये जो है वो क्या है, कैथोड, और ये 1 m इसकी क्या हो गई, सांद्रता। AQ जो है वो इसकी विलियन के रूप में है, इसलिए हमने AQ लिखा है। और धातु जो है वो ठोस है, तो उसके लिए सॉलिड भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो 2 खड़ी लाइनें हैं, ये 2 खड़ी लाइनें किसको दर्शाती है, लवण सेतु को दर्शाती है। ध्यान रखें, ये जो 2 खड़ी लाइनें किसको दर्शाती है, लवण सेतु को दर्शाती है। ठीक है, और ये वाला सिरा जो है वो क्या हो गया, एनोड, और इधर वाला ये जो सिरा है वो क्या हो गया, कैथोड हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव से तात्पर्य क्या है, धातु और धातु आयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए यहाँ हम कह सकते हैं कि यह एक पात्र है, और इस पात्र के अंदर क्या है, ZnSO4 है, मान लिया ये विलयन है, और इसमें ये एक धातु है। तो हम कह सकते हैं कि ये तो धातु हो गई, और इसके अंदर जो धातु आयन है उनके बीच में जो विभवांतर आता है, धातु और धातु आयन के बीच में जो विभवांतर आता है, उस विभवांतर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव जो है वो नाम देते हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोड विभव से तात्पर्य है कि धातु और धातु आयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये 2 प्रकार का है, एक है ऑक्सीकरण और एक है अपचयन विभव। सबसे पहले ऑक्सीकरण विभव। यदि हम ऑक्सीकरण विभव की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति का मापन क्या कहलाता है, उसका ऑक्सीकरण विभव जो है वो कहलाता है। ऑक्सीकरण विभव जो है वो कहलाता है। ठीक है, और इसके अलावा हम यदि 2 बातें और कहें कि यदि कोई इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आप ये 2 चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ ध्यान रखेंगे। ठीक है, और हम यूँ कह सकते हैं कि दूसरा जो है वो हम चलते हैं अपचयन विभव। और अपचयन विभव जो है उसके बारे में हम कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड की विलयन में इलेक्ट्रोड ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति का मापन होता है वो उसकी क्या कहलाती है, अपचयन विभव जो है वो कहलाता है। तो अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव दोनों आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। फिर हम देखिए कहते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है उसके अपचयन विभव का मान जो होता है वह भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ इन दोनों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अपचयन विभव की परिभाषा देखिए हमने, और इनके बारे में हमने देखा, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद में देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में परिभाषा हम कहते हैं कि किसी भी अर्ध सेल में 298 केल्विन ताप जो होता है वो, और 1 मोल लीटर या 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता का जो विलयन होता है उसमें इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, हम कह सकते हैं साधारण या सरल भाषा में कि 298 केल्विन ताप और 1 मोल प्रति लीटर के विलयन में धातु और धातु आयनों के बीच का विभव क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो कहलाता है। ठीक है, परिभाषा सेम वही इलेक्ट्रोड विभव वाली है, केवल विलयन जो है वो कितना हो गया, 1 मोल हो गया, 1 मोल प्रति लीटर, और ताप जो है वो कितना हो गया, 298 केल्विन यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम समझा सकते हैं। फिर हम कहें कि किसी भी अर्ध सेल का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है, E0 के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अगर वो अपचयन विभव है तो हम लिख देते हैं E0R रिडक्शन, और यदि वो ऑक्सीकरण है तो E0 ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हम बता सकते हैं। उसके बाद में देखिए सेल विभव। सेल विभव के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड का मतलब है कि एक इलेक्ट्रोड ये हुआ और एक इलेक्ट्रोड ये हुआ, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के विभव में, यानी कि इसका विभव और इसका विभव, इनके बीच में जो विभवांतर आता है उसको हम क्या नाम देते हैं, सेल विभव या विद्युत वाहक बल जो है वो नाम देते हैं। और परिपाटी के अनुसार इनका मान जो है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। ध्यान रखेंगे, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ई सेल बराबर क्या होता है, ई सेल
यानी कि सेल विभव बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। यानी कि कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव, इनका जो अंतर होता है वही अंतर क्या कहलाता है, सेल विभव कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसे। उसके बाद में चलते हैं हम विभवांतर। विभवांतर के बारे में हम कहें कि बंद परिपथ में जब धारा प्रवाहित होती है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभव अंतर आता है उसको क्या कहा जाता है, विभवांतर। बंद परिपथ से तात्पर्य है कि धारा प्रवाहित हो रही है, परिपथ चालू है, ठीक है। और इसका मान जो है वो हमेशा सेल विभव से कम होता है। जो भी सेल लगा रखा है उसके विभव से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। कम होने का कारण क्या है, क्योंकि परिपथ स्थापित होते ही अल्प मात्रा में विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित होती है, और जैसे ही अल्प मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है यह वोल्टमीटर में विक्षेप उत्पन्न करता है, और वोल्टमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है, और इसी कारण हम कह सकते हैं कि इसका मापन जो है वो वोल्टमीटर से किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे विभवांतर के बारे में। उसके बाद में देखिए विभव और विभवांतर में हम अंतर जो है वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए सेल विभव में अंतर। सेल विभव देखिए, सेल विभव का तात्पर्य क्या है कि दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य उस समय का विभव अंतर या विभव अंतर जब सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो, अर्थात परिपथ क्या हो, खुला हो। तो खुले परिपथ में जब दो इलेक्ट्रोड के बीच में धारा प्रवाहित, या यूँ कह सकते हैं कि जो विभव का अंतर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। और विभवांतर से तात्पर्य क्या है कि जब धारा प्रवाहित हो रही हो अर्थात परिपथ बंद हो तो इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभव अंतर आता है उसको हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि इसका मान जो है, यानी कि सेल विभव का मान जो है वो सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, और इसका जो है वो सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो बराबर है वो होने का कारण क्या है, क्योंकि परिपथ क्या है, बंद है, तो जो इलेक्ट्रोड लगा रखा है उसी इलेक्ट्रोड का विभव उसमें काउंट किया जाता है, ठीक है। तीसरा अंतर देखिए, इसका मापन हम वोल्टमीटर से नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि परिपथ बंद होते ही, जैसे ही परिपथ को बंद कर दिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, और अल्प मात्रा में जो धारा प्रवाहित होती है उसका मापन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, विभव मापी के द्वारा किया जाता है। वो वोल्टमीटर से हम नहीं कर सकते, और इसका मापन जो है वो हम किसके द्वारा करते हैं, वोल्टमीटर की सहायता से करते हैं। क्यों करते हैं, अभी पीछे हमने देखा था कि जैसे ही विभवांतर जो है, यानी कि परिपथ में धारा बंद होती है, बंद होते ही सूक्ष्म मात्रा में धारा प्रवाहित होती रहती है और वो वोल्टमीटर में विक्षेप करती है, और उसी कारण विभवांतर जो है वो हम वोल्टमीटर की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो इन्हें आप अच्छी तरीके से याद करेंगे, समझेंगे। तो इस आज के वीडियो में हमने विद्युत वाहक बल, सेल विभव, विभवांतर और विद्युत रासायनिक सेल की डिटेल से स्टडी की, और आशा करता हूं कि आपने इसे अच्छी तरीके से समझा होगा। और आप जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है वो ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाला जो लेटेस्ट वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप प्राप्त कर सकें। थैंक यू।